वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए एक बार फिर मुतहर्रिक हो गए हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अहम इजलास की भी सदारत की है, जिसमें हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया है। अपोजिशन जमातों ने सियासी मामलात पर मुशावरत की है। इससे कबल शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ ने भी राब्ता करके हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक होने की हिदायत की है। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई है, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ सफ़र नहीं कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में PDM का इजलास। क्या अपोजिशन जमातें हुकूमत के लिए एक बार फिर से चैलेंज बन सकती हैं? ये होगा हमारा आज का सवाल। मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतर काज़मी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नाज़िम महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं बतूल राजपूत। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। अतर काज़मी, क्या कहेंगे? हुकूमत को टफ टाइम देने की एक मरतबा फिर से तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं, आला ओहदों की पेशकश की जा रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्लिम लीग नून को। क्या हुकूमत को टफ टाइम मिलने जा रहा है एक मरतबा फिर से? देखिए, ये गुज़िश्ता 2 बरस से इसी तरह की बातें कर रही है, PDM भी कर रही है और PDM के अंदर जो दीगर जमातें शामिल हैं वो इंडिविजुअली भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी तक PDM के जो उस तरह की कोई तहरीक सामने नहीं लेके आ सकी, उस तरह का कोई नारा सामने नहीं लेके आ सकी जिससे अवाम अपने आप को रिलेट कर सकें, अवाम अपने आप को जोड़ सकें। अब यहाँ पे मुज़ाहमत और मुफाहमत की सियासत की बात होती है। सियासत में मुज़ाहमत होती है, आप हुकूमत के खिलाफ करते हैं। इमरान खान ने भी ये किया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान की जो बातें थी उस हवाले से एतजाज अहसन साहब ने भी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा कि इमरान खान जो बातें कर रहा है वो लोगों के दिलों में लग रही हैं। वहां पे ये बात नहीं होती थी कि मैंने वजीर आजम बनना है या तीसरी बार मियां साहब वजीर आजम बनेंगे या चौथी बार ये होगा। वहां पे क्या बात होती थी? वहां पे निजाम के खिलाफ बात होती थी, करप्शन के खिलाफ बात होती थी, लोगों को एक उम्मीद दी जाती थी। यहां पे आपने रियासत के ऊपर चढ़ाई कर दी है। जिस जर्नल को आप फोन करते हैं वो आपकी कॉल नहीं उठाता, आपको सहूलियात फराम नहीं करता, आप उसका नाम ले लेते हैं, उसके ऊपर चढ़ाई शुरू कर देते हैं, इदारों के ऊपर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। आपने अगर मुज़ाहमत करनी है तो अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ करें, हुकूमत के खिलाफ करें। आपने तो रियासत के साथ महाजाराई शुरू कर दी है। आपका कोई भी ऐसा स्लोगन, कोई भी ऐसा नारा नहीं है जिससे अवाम को कोई फायदा हो। तो जब तक ये तहरीक अवामी तहरीक नहीं बनेगी, अब आप खुद देख लें जितनी भी जमातें आज वहां पे शामिल थी, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की अवाम ये समझती है कि इनके आने की वजह से हमारे हालात में कोई बेहतरी होगी या ये लोग हमारे हकूक की जंग लड़ रहे हैं? तो ये इशू है इस पूरी तहरीक के साथ। ये कभी भी अवामी तहरीक नहीं थी। इस तहरीक का मोटो ये है कि जी मियां साहब को हमने दोबारा वज़ीर आज़म बनाना है, हमने अपनी दोबारा हुकूमत लेके आनी है। क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब से ये पूरी कौम ये उम्मीद लगाई बैठी है कि वो आएंगे और ये निज़ाम बेहतर होगा और उनके लिए बेहतरी पैदा होगी? तो ये इशू है इस तहरीक के अंदर कि अवाम के साथ ये बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रहे और जब तक ये अवाम से नहीं जुड़ेंगे मुझे नहीं लगता कि ये किसी किस्म का भी चैलेंज पेश कर सकते हैं हुकूमत। ठीक हो गया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, एक बात तो तय हो गई क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट जो जमा कराई गई है उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब सफ़र नहीं कर सकते। अब रह गई PDM जिसका इजलास हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर से शीरो शकर हो रहे हैं। मामला क्या है, क्या होने जा रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन का काम है हुकूमत पर तनकीद करना और हुकूमत की जो गलत काम है उनको अवाम के सामने उजागर करना, और यही काम ऑपोजिशन का जमहूरियत में है। अगर जमहूरियत में धरने देना है, अगर जमहूरियत में मेरा मतलब है कि साजबाज करके सबोटाज करना निज़ाम में शामिल है जो इमरान खान साहब करते रहे हैं ऑपोजिशन में, तो शायद ये ऑपोजिशन वो नहीं कर रही है और वो शायद इसको दूसरे लोग समझ रहे हैं कि ये ऑपोजिशन कामयाब नहीं है क्योंकि इसने डी-टॉक में 126 दिन धरना नहीं दिया, इस ऑपोजिशन ने मेरा मतलब है पार्लियामेंट को गालियां नहीं निकाली, इस ऑपोजिशन ने जो है पार्लियामेंट पर गंदी शलवारें नहीं लटकाई। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये ऑपोजिशन वो ऑपोजिशन नहीं है जो पहली ऑपोजिशन थी और इसलिए उससे इसका मुआवजा करें तो वैसे नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इस ऑपोजिशन ने मौजूदा हुकूमत के दौर में ही ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है, कौमी असम्बली में हुकूमत को शिकस्त दी है। ये पहला वजीर आज़म है जिसे दोबारा एतमाद का वोट लेना पड़ गया क्योंकि ये अपनी ही कौमी असम्बली से अपनी ही जीती हुई सेनेट की सीट हार गए। तो कामयाबी और नाकामियों का एक ग्राफ और चार्ट बनाया जा सकता है जिसमें कुछ कामयाबियां हुकूमत की हैं, कुछ नाकामियां हुकूमत की हैं।
महंगाई का चैलेंज है। शायद पीडीएम अभी तक महंगाई को उस तरह कैश नहीं करा सकी जैसे इमरान खान साहब स्टेज पे खड़े होकर बिजली के बिल फाड़ते थे और फिर कहते थे कि लोगों पैसे ना भेजो, हुंडी के जरिए भेजना। हाँ, ये काम ये ऑपोजिशन नहीं कर रही है, खड़े होकर कंटेनर पे बिजली के बिल नहीं फाड़ रही है, ये लोगों को प्रवोक नहीं कर रही है कि आप आलमी इदारों को अपील नहीं कर रही है कि हुकूमत के साथ ताउन ना करें। देखें इस हुकूमत में कितने स्कैंडल आ गए हैं, दवाइयाँ, आटा, चीनी, हर किस्म का। ये काम ये ऑपोजिशन नहीं कर रही है जो पहली ऑपोजिशन करती रही है। ये ठीक बात है, मैं मुत्तफिक हूँ इस हद तक, और मैं समझता हूँ कि इस ऑपोजिशन ने उस हद तक तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी है जो कुव्वत हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान ये लड़ाई कराती हैं। उन कुव्वतों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरी है ये ऑपोजिशन, क्योंकि इसने ये काम नहीं किया है और इसने रायमा हमवार करने की कोशिश की है, जमहूरियत के अंदर रहते हुए जमहूरी जदोजहद की कोशिश की है। तो ये इसकी नाकामी हो सकती है, क्योंकि जो कुव्वतें चाहती हैं कि जमहूरी जदोजहद ना की जाए और किसी न किसी तरह यहाँ धरने और कंटेनर लगाए जाएं, उनके लिए तो बड़ी ये बुरी ऑपोजिशन है और उनके नजदीक इसी एक नाकाम ऑपोजिशन है। और जहां तक बात है कि रियासत बयानिया और रियासत की हिमायत, ये बहस नहीं होनी चाहिए। जब आप ये कहते हैं कि फलां जमात का बयानिया रियासत मुखालिफ बयानिया है और वो 5 लाख वोट ले लेती है, तो क्या आप मुझे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इस मुल्क में 5 लाख वोटों ने रियासत के लोगों ने रियासत के खिलाफ वोट दे दिया है? नहीं, हर आदमी मुहिब्बे वतन है। ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बाद में बंद करें, क्योंकि इस तरह आप खुद को गद्दार कह रहे हैं। मेरा मतलब है एक जमात जो दूसरे नंबर पे आ रही है हर इलेक्शन में, कहीं पहले नंबर पे आ रही है, आप कहते हैं जी वो रियासत मुखालिफ है, तो क्या इस पाकिस्तान में आधे से ज्यादा लोग रियासत मुखालिफ वोट डाल रहे हैं? ठीक है, यानी आपके ख्याल में हुकूमत के लिए एक मरतबा फिर से ऑपोजिशन जो है वो चैलेंज बन सकती है। जनरल साहब, पीडीएम का इजलास हो रहा है मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में, सरबराही में, तो क्या आप समझते हैं कि ऑपोजिशन जमातें हुकूमत के लिए एक बार फिर से चैलेंज बन सकती हैं एक ऐसे वक्त में जब पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को आला ओहदों की पेशकश भी कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जब जज्बात बड़े जोर पे थे और जब इत्तेहाद भी बड़ा मजबूत नजर आता था, जब हुकूमत भी इतनी मजबूत नहीं थी, उस वक्त तो आप कुछ न कर सके। आपने हर तरह के हरबे किए, इल्जाम तराशियां की अदारों पे, सब पे, और बड़े बड़े जलसे भी किए। फिर जलसे भी छोटे होने शुरू हो गए और इल्जामात भी मध्यम पड़ने शुरू हो गए। फिर अंदर से आवाजें निकलनी शुरू हुई कि हम इनको गिराना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि इनको मौका मिले ताकि ये हुकूमत बाद में अपनी मजलूमियत का इजहार न कर सके। तो हम कहां खड़े हैं? क्यों समझते हैं कि हर रोज जब ये जमा होंगे कोई खतरा पैदा हो जाए? ये नशिस्तन बर्खास्तन वाली कहानी है, इससे आगे कुछ नहीं है। अपने दिल की भड़ास निकालेंगे, चक होगी, एक दूसरे को कहेंगे कि तेरी वजह से नाकाम हुए, उसके बाद अपना बोरिया बिस्तर लपेट के घर को चले जाएंगे। उसमें बहुत सारी वजूहात भी मौजूद हैं। इनके अपने मफादात भी एक दूसरे के साथ मुताबिकत नहीं रखते। खासतौर पे पीपल्स पार्टी, उसके अपने मफादात हैं, उसके अपने मुकदमात हैं, उसके पास एक जगह की हुकूमत है, वो वहां पे इलेक्शन से पहले अपनी गिरफ्त को ढीला नहीं करना चाहे। तो ये सोचना कि ये अब चुके इकट्ठे होके बैठ गए हैं, लिहाजा ये चाय शाय पीने के अलावा भी कुछ कर लेंगे, नहीं, ये नहीं होगा। वो जो होना था बस हो चुका। अब ये सारा जो कुछ भी है डेमोन्स्ट्रेटिव एक्टिविटी है, अपने आप को चलता जिंदा रखने के लिए, उससे आगे कुछ नहीं। बतूल, इससे पहले आपकी जानिब आई थी, मैं अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें हमने देखा कि कहीं पर भी मौलाना साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की कि हुकूमत का खात्मा होने जा रहा है, बल्कि उन्होंने शफाफ इंतखाबात की बात की है। तो क्या लग रहा है कि पीडीएम अपनी स्ट्रेटजी बदल रही है? मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि रिसेंटली ईवीएम्स पे हमने बहुत काम देखा है। अगर आप इंडिया में देखें, जर्मनी में देखें, आयरलैंड में देखें, तो एक बाकायदा रिसर्च वर्क है जो कि किया गया है। उसके बाद पाकिस्तान में ये हुकूमत ये एग्जाम्पल फॉलो करने की कोशिश करी है। मेरा अपोजिशन से सवाल ये है कि बग़ैर होमवर्क किए आप किसी भी चीज़ पर सवाल कैसे उठा सकते हैं कि ये शफाफ इलेक्शन ना करवाने का बड़ा आसान तरीका है? हाउ कैन यू से दैट? आपका होमवर्क क्या है? हम इस पर बहुत एक्सटेंसिवली काम करें, मैं इंडिविजुअली इस पर काम कर रही हूँ। ईवीएम्स पिक के लिए बाकायदा पेपर सजेस्ट किए गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान ने पीटीआई की हुकूमत
तक इतनी प्रिपेयर्ड नहीं है, तो ये तो अपोजिशन होकर कैसे प्रिपेयर्ड होने का दावा कर सकते हैं। अपोजिशन का इस वक्त काम ये है कि ईवीएम्स के हवाले से अपनी रिसर्च पेश करें और अपनी सजेशंस दें, और अगर इनमें इतना हौसला है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कंसल्ट करें, जिसको सबसे बड़ा एतराज़ ये कि भाई गवर्नमेंट हमसे बात ही नहीं करी, हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं करी। आपको पता है कि पीटीआई प्रेजेंटेशन दे रही है मीडिया को पार्लियामेंट में, सेनेट में, लेकिन ईसीपी को एतराज़ ये है कि जो हमारा फोटे है, जो हमारा पोटेंशियल है, उसमें आप नादरा से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन ये कह देना कि ईवीएम्स परफॉर्म कर पाएंगे यानी या इंतखाबात शफाफ होंगे, यानी आप सब अपनी अपनी जगह पे अपना होमवर्क तो देखें। पीटीआई बहुत जल्दबाजी कर रही है अगले इलेक्शंस में इस पे अमल दरामद करके, और अपोजिशन का बिल्कुल होमवर्क नहीं, उनको बिल्कुल रिसर्च नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि इन मशीनों की क्या सलाहियत है, वो फॉल्टी हो सकती है या नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट में इंडिया में उन्होंने ये फैसला दिया कि अगर फॉल्टी मशीन्स निकलती हैं तो वीवीपीएटी एक बाकायदा मैसेज, एक मेथड है चेक करने का कि आपकी मशीनें ठीक काम करिए नहीं करिए। ये नहीं पता, ये मौलाना फजल रहमान को नहीं पता, ये शहबाज शरीफ को नहीं पता होता तो डेफिनेटली कोर्ट कर देते। बट मुझे 1-2 पॉइंट्स ऐड करने, भाई पीडीएम कुछ भी नहीं कर रही है, पीपल्स पार्टी अपनी बाकायदा सियासत कर रही है, वरना वो बलोचिस्तान में जाके इलेक्टेबल्स को अपने यहाँ शामिल ना करते उन लोगों को जिनकी हुकूमत इनके वाले साहब ने खुद खत्म की थी, पहली बात। दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के अंदर से इलेक्टेबल्स को अपने सामने शामिल करने की कोशिश कर रही है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और इलेक्टेबल्स को इस वक्त सबसे टेंशन ये है कि उनको प्लेटफॉर्म कहां मिलेगा, और पीएमएलएन में 2 ग्रुप्स, 2 बयानिए नहीं है, 3 इस वक्त ग्रुप्स और 3 इनसिक्योरिटीज़ हैं। बाकी एक तो पूरे पाकिस्तान के बच्चे को याद है कि शहबाज शरीफ का ग्रुप है और एक नवाज शरीफ का ग्रुप है, लेकिन इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्टेबल्स को क्या प्लेटफॉर्म चाहिए। तो देयर इज़ कंप्लीट पॉलिटिक्स, और इन्होंने खैर ये एक कंफ्यूज फॉरेन मिनिस्टर ज़्यादा साउंड कर रहे थे, एक नाकाम और एक मायूस अपोजिशन लीडर भी साउंड कर रहे थे, लेकिन पीडीएम के लीडर बिल्कुल साउंड नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने बताया नहीं कि करना क्या है। ठीक, दे गॉट नो होमवर्क। ट्रू, ठीक है नाज़रीन, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हमने देखी उसके बाद क्या आपको लगता है कि ये ऑपोजिशन जमातें हुकूमत के लिए चैलेंज बन सकती हैं एक मरतबा फिर से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल अभी फौरी तौर पे नहीं बन सकती, लेकिन इस बात का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करना चाहूँगा जो अभी नाजरीन ने देखी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो बातें कहीं और जो बातें नहीं कही गई, मेरा ख्याल है वो दोनों अच्छी थी। जो नहीं कही गई वो भी अच्छी थी और जो कही गई वो भी अच्छी थी। जो नहीं कही गई वो क्या थी और क्यों अच्छी थी? मसलन उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हम हुकूमत गिराने निकल रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम धरना देने जा रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जो है वो कोई लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, हम इस्लामाबाद पे धावा दे रहे हैं। इस तरह की जो मनफी बातें जो पीडीएम पहले करती रही है, मैं पीडीएम का क्रिटिक भी रहा हूँ और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि पीडीएम ने जो सियासत इससे पहले की उसमें उन्होंने बहुत से ऐसे कदम उठाए जो कि अच्छे नहीं थे, जो उनको नहीं उठाने चाहिए थे। लेकिन आज जो इन्होंने बात की पीडीएम के प्रति, शायद वो अगर शहबाज शरीफ करते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन वो मौलाना फजल रहमान के मुँह से हमने सुनी तो उन्होंने 4-5 बातें बड़ी अहम कही हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कही कि जी मुल्क जो है वो इस वक्त वाकई में संगीन सूरत हाल का शिकार है। वैसे लगता तो ये है, ऐसी बातें हम जब से मेरी उम्र है कम से कम 50 साल की मेरी याददाश्त है, हम हर दौर में यही सुनते रहे हैं कि जी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। लेकिन अब ये हमारी बदकिस्मती है कि ऐसा अक्सर व बेशतर रहा है कि हम एक तलवार की धार पर हमेशा चलते रहें और हमें पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है। तो आजकल भी सूरत हाल कुछ इसी किस्म की है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कि हम जो है वो बैन अक़वामी तौर पे आइसोलेशन या तन्हाई का शिकार हो रहे हैं। उसमें बड़ी हद तक हकीकत है और उसकी वजह यही है, और हमने देखा उसकी निशानी के अक़वाम मुत्तहिदा में हमें बात नहीं करने दी जा रही, FATF में हमारे ऊपर जो है वो डंडा लटक रहा होता है, और हम जो जिस तरह से जहाँ पर दुनिया खड़ी है, जहाँ पर यूरोपियन यूनियन खड़ी है, अमेरिका, बरतानिया, दूसरी ताकतें, हम उसके मुखालिफ में चलते हैं तो उसके नतीजे में ग्रेजुअली हम जो है वो बतदरीज बड़ी तन्हाई का शिकार हो रहे हैं। तो ये बात भी उन्होंने बिल्कुल ठीक कही। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि जो इदारे हैं उन इदारों को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। ये बात मैं भी इस प्लेटफॉर्म से हमेशा कहता रहा हूँ और यही एक सही हल है। किसी इदारे को, गैर सियासी इदारे को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ये चलन ख़त्म होना चाहिए। ये बात भी उन्होंने बिल्कुल ठीक कही। आगे उन्होंने ये कहा कि जी अगले इलेक्शन जो हैं वो फेयर एंड फ्री होने चाहिए, और उन्होंने कहा कि EVM जो है वो इस मसले का हल नहीं है। अगर वो मशीन अच्छी भी है तब भी ये एक इतना बड़ा फ़ैसला है कि जिस पर अगर अपोजिशन राज़ी नहीं है
तो उस पर जो है वो आगे नहीं चलना चाहिए। और यही बात जो है वो इस्लाहात की भी है कि जब आप कोई बड़ी कानून साजी लाते हैं तो जैसे माजी में होता रहा, हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी जब आई 18वीं तरमीम थी, और दूसरी कोशिश ये की जाती है कि बड़ी हद तक अपोजिशन को साथ लेके चला जाए, तो मौजूदा हुकूमत ये नहीं कर रही। तो ये सारी बातें ऐसी थी कि जो अच्छी हैं, लेकिन वो जो आपका सवाल है कि चैलेंज बन सकती है, मैंने कहा ये नहीं बन सकती है। और उसकी बड़ी वजह यही है कि चैलेंज बनने की ये पोजीशन में नहीं है। एक तो खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब का किरदार है। किरदार से मतलब ये कि ये हमेशा वो फैज़ का मिसरा है ना, शेर है कि जी नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, और नहीं वसाल मयसर तो आरजू ही सही। तो ये हमेशा इख्तिदार की आरजू में रहे हैं। पहले भी हमने देखा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक फौजी आमिर थे, लेकिन उनके हाथ इन्होंने मजबूत किए, 18वीं तरमीम 17वीं तरमीम को सपोर्ट किया, और उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ हुकूमतों में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बने रहे, और अभी भी PTM के प्लेटफॉर्म से ये यही कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरह से इख्तिदार में आ जाएं। ये मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत बात है। ठीक है, यानी हुकूमत के लिए चैलेंज नहीं बन सकती है ये अपोजिशन। अच्छा मुजम्मिल साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हमने देखा उसमें कुछ ज़्यादा स्पार्क नज़र नहीं आया, क्योंकि PDM के प्लेटफॉर्म से जिस तरह से हुकूमत को गिराने की बातें होती थी वो आज नहीं हुई। ऐसा लगता है कि PDM ने या अपोजिशन जमातों ने ये कोशिश छोड़ दी है? असल में हम चूँकि एक हाइब्रिड निज़ाम में हैं और हमें गैर आइनी और गैर कानूनी बातें सुनने का बहुत शौक़ हो गया है, और वो हमारे आँखों को बहुत अच्छे, कानों को और आँखों को बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आज PDM के इजलास में ये कहा जाता है कि बिजली के बिल बहुत बढ़ा दिए गए हैं, लिहाजा आज से कोई बिजली के बिल जमा ना कराए, और हम जो हैं बिजली के बिल फाड़ रहे हैं, तो आप कहते हैं क्या ज़बरदस्त ऑपोजिशन है। मैंने तो पहले कहा ऐसी ऑपोजिशन आपको नहीं मिलनी थी जो बिजली के बिल फाड़ देती। जब कहा जाता है कि जी दोबारा जो है रुपए की कदर कम हो रही है, जब ₹1 की कदर कम बढ़ती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, वो नहीं कह रहे हैं वज़ीर आज़म चोर है। हालांकि पिछले 1 माह में रुपए की कदर में फिर 5-6 रुपये इजाफा हुआ है, ₹1 पे वज़ीर आज़म चोर हो जाता है, लेकिन वो वज़ीर आज़म को चोर नहीं कह रहे, हालांकि पिछले 15 दिन में रुपए की कदर कितनी गिरी है। तो इसलिए वो बिल्कुल ना वज़ीर आज़म को चोर कह रहे हैं, ना कंटेनर पे जा रहे हैं, ना धरना दे रहे हैं। वो दूसरों को भी कह रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक काम करें, खुद भी आइन और कानून के तहत करना चाह रही है, तो बहुत गलत कर रहे हैं, और इसीलिए हमें अच्छा नहीं लग रहे हैं। हमें तो वही अच्छा लगता है जो किसी का स्क्रिप्ट खेले, किसी की गेम खेले, जो किसी की ताकत के सर पे आने की कोशिश करे, और जो इंतखाबात को मैनेज करे। और मैं समझता हूँ कि अगर लोग समझते हैं कि EVM बहुत अच्छी चीज़ है और ये बहुत अच्छी है, तो वो जाके ऑपोजिशन को कायल कर लें। ठीक है, क्यों नहीं वज़ीर आज़म ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के ऑपोजिशन के साथ सारा दिन बैठते? मतलब आप उनसे गुफ्तगू, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान तो आप नामजद नहीं कर सकते, मिलकर के आप बात करने को तैयार नहीं है, मिलने को तैयार नहीं है, और आपने इंतखाबी इस्लाहात EVM चलानी है। कभी अना और कभी जिद से भी हुकूमतें चली हैं। ठीक है ना, और जिद से हुकूमतें नहीं चलती आपके ख्याल में। अच्छा जनरल साहब, जिस तरह से हुकूमत की इलेक्शन रिफॉर्म्स हम देख रहे हैं, और उसके बाद आज जो PDM की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद क्या आप अर्ली इलेक्शंस होते हुए देख रहे हैं? देखिए इलेक्शन तो वक्त पे होंगे, लेकिन जहां तक EVM का ताल्लुक है, ये सबको जहन में रखना चाहिए कि इसके ऊपर जब तक सबका इत्तफाक राय नहीं होगा, ये प्रोसेस कामयाब नहीं होगा। आप अगर अकेले कोई फैसला कर लें तो बाकी सब तो उसकी मुखालफत में खड़े होंगे, इल्जाम तराशियां होंगी और सारी एक्सरसाइज जाया जाएगी। तो ये बड़ा जरूरी है। इंतखाबात में कुछ भी आपने कोई इस्लाहात ही करना चाहते हैं, आप कोई तब्दीली करना चाहते हैं किसी प्रोसेस में, प्रोसीजर में, उसको सबको ऑन बोर्ड रखना इंतहाई जरूरी है। वरना हमारे यहाँ तो ठीक ठाक इंतखाब होता है तो उसको भी हम मुतनाज़ा बना देते हैं। खुद ये सारे धांधलियां करते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं कि यानी इनमें कोई ऐसा ईमानदार आदमी कोई नहीं है जो कि धांधली ना करे, सब करते हैं। लेकिन ये कि इल्जाम तराशी हर इलेक्शन के बाद होती है, फिर हम गुजारा कर जाते हैं। लेकिन होना यही चाहिए कि जो तब्दीली आप करना चाहते हैं उस पर सबका इत्तफाक राय हो, वरना वो मुतनाज़ा हो। दूसरी तरफ ये है कि ये कभी आइसोलेशन की बात करते हैं, कभी कुछ और करते हैं। आज भी 2-3 मुल्कों के वजीर खारजा इधर फिर रहे हैं। आइसोलेशन वेशन कुछ नहीं है। असल चीज ये है कि जब भी कोई मुल्क अपनी टोटली इंडिपेंडेंट आजादाना फॉरेन पॉलिसी बनाता है तो कई मुल्कों को तकलीफ शुरू हो जाती है। वो आपको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। आपको यूं लगता है जैसे दुनिया नाराज होगी। नाराज नहीं,
ये आपका अपना एक असूल नहीं, आप अपने मुल्क के मफाद में एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलाते हैं, उसमें कभी भारत नाराज होगा, उसमें अमेरिका को भी तकलीफ पहुंचेगी। आप ताबेदारी करते जाएं, सारे खुश हैं आपके साथ। उसको आप ये नहीं कह सकते कि आप आइसोलेटेड नहीं है, वो नहीं, आपने अपने मुल्क के सिक्योरिटी के या दूसरे इंटरेस्ट जो हैं उन पे कंप्रोमाइज किया, जैसे मियां नवाज शरीफ किया करते थे कि अपने मुल्क के मफादात को कंप्रोमाइज करके फिर वो कहते थे जी भारत से दोस्ती करनी है। तो ये चीज नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे लोग आपको, लेकिन आज भी यहाँ पे वजीर खारजा मुल्कों के, 2 मुल्कों के फिर रहे हैं, बड़ी दुनिया आती है यहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप आइसोलेटेड है। ये मेरा ख्याल है ऐसे ही कराने वाला इराक के फिर रहे हैं, तबाहशुदा मुल्क है, वो खुद आलमी तनाई का शिकार है। आपकी बात कंप्लीट होने दीजिए। हकायक से हटना शरपसंदी है। ठीक है, अच्छा जनरल साहब, मुजम्मिल साहब आपकी जानी बाऊंगी, लेकिन मुझे अतर साहब का कमेंट लेने दीजिए। अतर साहब, जिस तरह की जनरल साहब ने कहा कि सबको ऑन बोर्ड लिए बगैर ये अर्ली इलेक्शंस मुमकिन नहीं है, आप क्या कहेंगे इस पर? आई थिंक मैं टोटली एग्री करता हूँ, सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, लेकिन ये ऑन बोर्ड नहीं होंगे। ये जो ऑपोजिशन, अभी मुजम्मिल साहब भी कह रहे थे कि बड़ी आईनी ऑपोजिशन है, ये ऑपोजिशन शुरू हुई थी कि दिसंबर में हम आर या पार कर देंगे, हम सेनेट के इलेक्शंस नहीं होने देंगे, तो इनकी तसल्ली और तशफ़ी करवाई है हुकूमत ने, तो इसी वजह से अब ये आइन के ऊपर आए हैं, इसी वजह से अब इनका लहजा इतना नरम हुआ है। पहले तो ये इस तरह कहते थे तो हमारी तो लड़ाई नहीं इमरान खान से, हमारी तो लड़ाई किसी और के साथ है, जिस तरफ का जिक्र बार बार मुजम्मिल साहब भी करते हैं। ये पाकिस्तान में फिर कहते हैं कि आज़ादी राय भी नहीं है, वो लोग भी इल्जामात लगाते हैं इदारों पे, इधर हम टीवी पे भी बैठ के मसलसल इल्जामात लगाते हैं। तो ये जो मौजें हैं ये पाकिस्तान में ही है आज़ादी राय की, कि आप जिस मर्जी के ऊपर इल्जामात लगा दें, वहां पे वो कभी किसका नाम ले देते हैं, कभी किसका नाम ले देते हैं। तो उन्होंने तहरीक अपनी वहीं से शुरू की थी। मौलाना साहब अपना यहाँ पे लेके आ गए थे धरना, और उस वक्त भी कहा जा रहा था कि उनको पता नहीं कहां से इशारा आ गया, उनको किसी ने भेज दिया। यहाँ पे बड़े बड़े सहाफियों ने खड़े होकर कह दिया था कि 3 इस्तीफे आएंगे। तो ये वो एक जहनी बीमारी है जिसमें हर किसी को इशारे नजर आते हैं। जब तक ये बीमार जहनियत नहीं खत्म होगी, पीडीएम और उसके हमायतियों को इसी तरह मुश्किलात का सामना रहेगा। अवाम पे भरोसा करें, इशारों पे और इदारों को पीछे छोड़ दें। ठीक है, यानी ऑपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड आना मुमकिन आपको नजर नहीं आता। बतूल, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, इसके बाद मुझे क्लोजिंग की जाने बढ़ना है। यही सवाल है कि पीडीएम करने क्या जा रही है। ईवीएम का इस वक्त काफ़ी अहम नुकता है जिस पे सबने बात की है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इलेक्शन मोड में जा चुकी है, ऑपोजिशन भी, हमने पीपल्स पार्टी का भी बड़ा वाज़ेह किरदार देखा है। अगर ये इन मशीनों की इम्प्लीमेंटेशन होती है अगले इलेक्शन में, तो वाकई बहुत डाउट्स होंगे कि इलेक्शन शफाफ हुए नहीं हुए, और बिल्कुल ऑन बोर्ड लेना चाहिए ऑपोजिशन जमातों को भी, इलेक्शन कमीशन को भी, और जो सुपरवाइजरी बॉडी नादरा या बाकी होती हैं उनको भी लेना चाहिए। मुझे लगता है कि लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि इवेंचुअली रिफॉर्म्स पे सब फंस गए थे आके, और अभी होमवर्क किसी का कुछ नहीं है, लेकिन ये कि इवेंचुअली आपको काम करने की ज़रूरत है, क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है। ईवीएम को अगर लेके आप ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस मिलेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना कॉन्फिडेंस में लेना इस दफ़ा भी आरटीए सिस्टम बैठ जाए। ठीक है, कॉन्फिडेंस में लेना होगा, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। ठीक है नाजरीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमान इजाजत, अल्लाह ने के बाद।